नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ बिल्कुल। आज करेंगे सेहत की बात, दिमागी सेहत की बात। अक्सर आज के जीवन में तनाव इतना कॉमन हो गया है कि सिर दर्द जैसी समस्याएं होना आम बात है। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि वो न्यूरोलॉजी से भी जुड़ा हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर, इसी गंभीर मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मेरठ मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका सागर जी। डॉक्टर साहिबा, आपका अमर उजाला पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, न्यूरोलॉजी जो है ये ऐसी मेडिकल साइंस है जो डील करती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स, जितने भी बीमारियां होती हैं उनसे न्यूरोलॉजी जो है वो डील करती है। इससे होने वाली सारी बीमारियां जो है वो न्यूरोलॉजी के अंदर आती हैं। जी, जैसे हम अभी तनाव की बात कर रहे हैं, सिर दर्द की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर दर्द भी न्यूरोलॉजी से जुड़ा है? देखिए, सर दर्द और तनाव ये दो अलग अलग लक्षण है। जो तनाव है वो मानसिक रोग के अंदर आता है। तनाव जो है वो साइकियाट्रिस्ट की फील्ड की बीमारी है। जी। और जो सर दर्द है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ओके। तो लेकिन लिंक्ड दोनों एक दूसरे से ऐसे हो जाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक तनाव है, कोई ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तो नेचुरली फिर उसका एक्स्ट्रा जो ये स्ट्रेस होता है वो हेडेक करने लग जाता है, सर दर्द करने लग जाता है। तो वो साइकेट्रिक की बीमारी होकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती है। ओके। अगर हम चिकित्सकीय भाषा की बात करें तो आप न्यूरोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूरोलॉजी देखिए इतना वास्ट है कि इसको बहुत शॉर्ट में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी न्यूरोलॉजी जो है वो अभी भी एडवांस चल रही है। मेडिकल साइंस है तो हमेशा एडवांसमेंट होता रहता है। लेकिन जो मोटा मोटा अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें जो भी ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, नर्व से रिलेटेड जो भी कोई लक्षण जो फिजिकली अपेयर हो जाता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है। जबकि जो सेक्रेटरी वाला लक्षण होता है वो क्या है कि वो हमारे मेंटल, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारी जो कई बार होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कई बार वो चीजें होती हैं। दिनचर्या हाँ, मायने करती है। तो जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, है ना, हमारा किसी भी चीज के प्रति हमारा जो बिहेवियर है या उसका रिएक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब कुछ आता है हमारा मानसिक रोग के अंदर। इसके अलावा जो भी कुछ फिजिकल लक्षण जो होते हैं, जैसे कि दौरे होना, सरदर्द होना, जैसे कि लकवा आ जाना, कंपन होना, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो गया, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल, हाँ, नसों का अकड़ना हो गया, झंझनाहट, सुनसनाहट होना, बेहोश हो जाना, मिर्गी आ जाना, ये सारे कुछ कॉमन कॉमन चीजें हैं जो न्यूरोलॉजी में आते हैं। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो किस किस तरह के आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, किस किस तरह के संकेत उनमें आपको दिखाई देते हैं, किस किस तरह के लक्षण इसके होते हैं, कि ताकि ये हमारे दर्शक भी जान सके कि अगर कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं तो ये पता चल सके कि ये न्यूरो से जुड़ा प्रॉब्लम है या फिर ये मनोचिकित्सा से जुड़ा प्रॉब्लम। देखिए, अगर तो ये मनोचिकित्सा से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें ज्यादातर पेशेंट के स्वभाव में परिवर्तन आता है। जी जैसे जी कि या तो वो डिप्रेशन, जिसको अवसाद बोल देते हैं, जी। डिप्रेशन वाली चीजें, लोगों से अलग होना, किसी चीज में मन नहीं लगना, नींद नहीं आना, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गालियां देना, है ना, और या स्प्लिट पर्सनैलिटी का आपने नाम सुना, सिजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि अभी तो ये इस तरह से बातें कर रहा था, अभी अचानक से डबल नॉर्मल हो रहा है, पर्सनैलिटी डबल डिसऑर्डर पर्सनैलिटी थोड़ा सा। डिसऑर्डर जिसको बोलते ओके। हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं, या मूड स्विंग्स हो जाना, ये ये चीजें बहुत होती हैं। कॉमन है, मुझे लगता है कि हाँ, आज की अगर हम बात करें तो चाहे वो बिल्कुल। मेल है या फीमेल है, ये मूड इवन स्विंग्स होना। ये बच्चों में भी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। आजकल जो है मोबाइल का यूज इतना ज्यादा हो गया है, प्लस सिंगल फैमिली आजकल हो गई, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिल पाता पेरेंट्स के से भी, और यूजली सिंगल चाइल्ड होते हैं सभी के पास में। तो आजकल बच्चों में भी थोड़ा सा ये वाली चीजें, सेक्रेटरी वाली, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही। बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे न्यूरो की जब सरदर्द, बात कर रहे हाँ, हैं। अगर न्यूरो की बात करेंगे तो जैसे सरदर्द ये बहुत कॉमन है। सरदर्द हुआ, नसों में अकड़न हुआ, कमर दर्द हुआ, मिर्गी आ जाना हुआ, झंझनाहट होना, पैरों का सुन्न हो जाना, ये लकवा आ जाना, या हाथों में कंपन होना,
बॉडी काम नहीं करना, या हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटी उसमें स्लोनेस आ जाना, जिसको जो लक्षण हो सकता है हमारा कि पार्किंसन तो नहीं हो रहा है, या चीजों को भूल जाना, जैसे कि ये भी एक बहुत आजकल कॉमन चल रही है। घर वालों ने कोई काम बताया है और आप गए और आप घर लौट भी जाते हैं और आपको याद आता है कि अरे मुझे काम हाँ बताया था और याद नहीं रहता। हाँ, कई ये तो या जो फिर भूल बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों आती में है भी कि ये कुछ चीजें पढ़ा है आती हैं, एग्जाम में और याद नहीं भूल रहा। जाते हैं, हाँ ये उनमें भी आती है। और बच्चों में कई बार इस तरह की भी चीजें आती हैं, जैसे जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, या जो जैसे डिलीवरी के टाइम पे बच्चे देर से रोते हैं, या किसी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी से कोई बच्चा पैदा होता है, तो उनमें भी कई बार बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो ब्रेन को जो ऑक्सीजन पहुंचनी नहीं चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। तो उसकी वजह से जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, ये तो स्लो हो जिसकी जाता है। हाँ, तो जिसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं जो परमानेंटली ब्रेन के अंदर हो जाते हैं। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी में एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो आगे भी प्रॉपरली डेवलप होता है 1 to 2 ईयर तक। तो अगर कोई भी कमी रह जाती है और बच्चे को एज अर्ली एज किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाते हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि अगर बच्चे को हाइपोक्सिक यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है ब्रेन में, तो वो ठीक होने की चांसेस रहते हैं। पर यूजली होता क्या है कि न्यूरो फिजिशियन तक आते आते टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, जी तो उसमें फिर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो मुश्किलें जाती है। आती हाँ, तो यदि कोई ऐसी चीजें होती हैं तो नियर बाय जो भी न्यूरो फिजिशियन है उनसे जल्दी से जल्दी मिलना कांटेक्ट चाहिए। करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जैसे कि आपने बताया कि उसको ब्रेन हेल्थ का कोई इस तरह का इशू हुआ हो और वो रिकवर भी कर गया हो। हाँ, ऐसे जो छोटे बच्चे की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे काफी हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं। इवन वो काफी एज के बाद भी आते हैं, तब भी उनमें काफी इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि जो बोल नहीं पा रहे थे, जो खड़े नहीं हो पाते थे, बिना सपोर्ट के बैठ भी नहीं पाते थे। और किस एज तक की अगर हम बात करें तो किस एज तक अकॉर्डिंग के टू तो पेशेंट यूजली अगर बच्चे हमारे पास 2 ईयर तक आ जाएं, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। रिकवरी फिर के? रिकवरी के जी चांसेस उनमें काफी अच्छे होते हैं, 80-90% तक उनके चांसेस अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है एटियोलॉजी क्या है और बाकी ब्रेन में और क्या क्या चीजें हुई। फिर भी बात करें तो फिर हम जो देख रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को, तो वो 5 ईयर तक बच्चे फिर भी रिकवर कर जाते हैं। जैसे जो जो बच्चे अर्ली नहीं, एज में अगर अगर जितना वो लेट हमसे ट्रीटमेंट मिल कांटेक्ट करते हैं तो चांसेस भी कम होते हैं और उतना ही उनको प्रोलॉन्ग थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जो बच्चे नहीं बोल पाते थे वो बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत बच्चे जिनको जैसे स्ट्रोक है, वो जरूरी नहीं कि बड़े उम्र में जाके पड़ता है, छोटे बच्चों को भी होता है। बाय बर्थ भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हेमीपेरेसिस के साथ में आधा लकवा शरीर में लग जाता है उनको, किसी रीजन बहुत सारे होते हैं उसके, तो वो बच्चे भी, उनके भी हेमीपेरेसिस बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनकी भी जो बॉडी है पावर वो बिल्कुल रिकवर कर जाती है। जो बिल्कुल उंगलियां नहीं चला पाते, हिल नहीं पाते, वो बिल्कुल अपना नॉर्मल रूटीन में आ पे जाते आ हैं। जाते हैं। तो वो रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कांटेक्ट न्यूरो फिजिशियन से कब हुआ है। तो क्या आपने कभी ये भी नोटिस किया है कि किसी पर्टिकुलर एज में जाके जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं या फिर जैसे मेल फीमेल किस उसमें ज्यादा होती है कि मेल्स में ज्यादा होती है या फीमेल्स में ज्यादा देखी गई है, इस तरह का कोई? हाँ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मेल्स में ज्यादा होती हैं, फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि एक्चुअली लाइफ स्टाइल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि स्मोकिंग पैटर्न और अल्कोहल इंटेक जो होता है वो मेल्स में ज्यादा कॉमन है। तो इसीलिए होता क्या है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये भी साथ में डिपेंड करता है कि पेशेंट किसको किसको बढ़ता ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे माइग्रेन वो छोटी सी और कॉमन बीमारी है। तो माइग्रेन मोस्टली फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलती है, महिलाओं में ये ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो स्ट्रेस एक्स्ट्रा लेती हैं। उनकी लाइफ जो होती है थोड़ी सी सेडेंटरी होती है, वेट उनके अंदर यूजली ज्यादा होता है, क्योंकि क्या है कि डिलीवरी के बाद यूजली वेट गेन कर लेती हैं और उसके बाद और वो अपना ध्यान नहीं रखती उतना, क्योंकि वो उनका जो लाइफ ये जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप महिला हैं और आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही हैं और आप अपने वेट का ख्याल नहीं रख रही हैं तो आपको चिंतित होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं इस चीज से। जी जैसे क्या होता है कि एक जो कॉमन महिला है उसकी लाइफस्टाइल, जो उसका जो डे शुरू हो जाता है वो मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। वो उठते ही भाग दौड़, बच्चों का नाश्ता, पति का ब्रेकफास्ट नाश्ता, बनाना है, फिर घर को की तैयारी मैनेज। करनी है, घर को संभालना है बिल्कुल, या फिर ऑफिस के लिए पति को लंच बना के देना है या बिल्कुल, और घर के सारी चीजें सारी काम चीजें। करनी है।
तो इतना करते करते वो बाय द आफ्टरनून दोपहर तक आते थे, वो खुद थक जाती है, तो वो थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर वो इवनिंग के शेड्यूल में आ जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, जबकि हमको क्या करना होता है मॉर्निंग में या कभी भी जब भी हो, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना होता है। तो एनी हाउ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो, ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा एक्टिव मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग रहते हैं, वो पूरे दिन भर भागती हैं, बट जो जिस फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो है हमारी, जिसमें हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज आती है, जिसमें हमारी नॉर्मल ब्रिस्क वॉक आती है, और जिसमें हमारी नॉर्मल एक स्ट्रेचिंग आ जाती है ना, वो 15-20 मिनट का जो होता है, वो बहुत मैंडेटरी है। तो तो इससे रेगुलर बेस पे करना वो चाहिए सभी को करना है, वो सभी को करना चाहिए। उसमें क्या होता है, तो ऐसे में जो माइग्रेन होता है वो बहुत कॉमन वैसे भी फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद ये जो माइग्रेन है इसका पैटर्न भी काफी चेंज हो जाता है। जिनको हो सकता है पहले हल्का माइग्रेन होता हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं रहा, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी उनका माइग्रेन बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा भी देखने को मिलता है। एक और आजकल जो बहुत बढ़ रहे हैं पेशेंट, बढ़ क्या रहे हैं कि वो पहले उतने ज्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, लोग उसको माइग्रेन करके ही रखते थे। वो बिल्कुल सरदर्द की जैसे ही एक बीमारी है, उसमें सबको लगता है कि सरदर्द है, और काफी जगह पर फिर वो माइग्रेन की तरह ही ट्रीट होता है। शुरू में कहीं कहीं इलाज भी से आराम भी लग जाता है, बट वो क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रेन में बढ़ रहा होता है, उसको कहते हैं हम IIH, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनल हाइपरटेंशन। मतलब कि वो हाइपरटेंशन नहीं है, बीपी नहीं बढ़ता उसमें, मगर ब्रेन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो उसमें धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और वो ओवर द इयर्स बढ़ता है, और वो माइग्रेन की तरह ही प्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे अगर अभी आपने बात भी करी बीपी हाई होना, और क्या ऐसा भी है, हमारे दर्शक भी अगर इसको देख रहे होंगे, तो बीपी लो होने की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज्यादा इन दिनों देखने में आ रही है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है? बिल्कुल। लो बीपी जो यूजली है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में भी मिलता है, बट रेशियो की बात अगर करेंगे तो आउट ऑफ 10 8 फीमेल्स होंगी और 2 ही मेल होंगे, इतना रेशियो होता है कि लो बीपी फीमेल्स में मिलता है। हाँ, वो उसका रीजन ये है क्योंकि वाटर इनटेक फीमेल्स में बहुत कम होता है, एंड उनका जो प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो सुबह से उठी, जैसे मैंने बताया, रूटीन एक्टिविटी उनकी क्या है, पानी ज्यादा पी सकती है, पी सकते हैं, बट उनके पास वो अपने लिए उतना टाइम भी नहीं निकालते कि वो पिए, और अगर उनको प्यास लग रही भी होती है ना, तो वो अपना काम ही देख रही होती है, ये कर लेंगे इसके बाद पी लेंगे, ये कर लेंगे। तो एक तो ये, और दूसरा ये जो लो बीपी की वजह से भी ब्रेन के अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बीपी अगर कम होता है वो भी एक रीजन होता है पैरालिसिस होने के लिए। हाँ, बीपी कम अगर हो जाता है तो क्या होता है कि जो ब्रेन का जो फ्लो है, हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो जाता है वो स्लो होने लग जाता है। वो स्लो होगा तो स्टेसिस होने लग जाती है, खून का जो दौर है वो रुक रुक के जाता है, तो धीरे धीरे पहले छोटे, फिर उसी में और डिपोजिशन, फिर और डिपोजिशन, तो छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। और फिर जैसे जब कई बार हमें सुनने में आता है कि दिमाग में क्लॉट्स बन गए, हाँ ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, हाँ तो वो यही चीज है। हाँ, वो हाई बीपी में भी बन सकते हैं, तो डायबिटिक में भी बन सकते हैं, उसके बहुत सारी एटियोलॉजी होती है, बस उनकी एक कारण में से एक कारण ये भी होता है कि बीपी का लो जिनका लंबे समय तक अधिकतर रहता है, तो वो में भी होता है। वो लोगों को लगता है कि हाई बीपी से ही पैरालिसिस होती है, मगर लो बीपी से भी पैरालिसिस होती है। हमारी दिनचर्या की अगर बात करें, तो जैसे ऑफिस आवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, और मोबाइल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन, तो ये कितना फैक्टर होता है इसका, कि कितना इम्पोर्टेंट है? अगर न्यूरो की बात करें, तो क्या ये बढ़ावा देते हैं इस तरह की बिल्कुल, बीमारी? इससे सब चीजें ही हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एकदम बूम करती हैं। जैसे आपने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल सभी की होगी, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। बच्चे हैं वो आउटडोर्स कोई गेम नहीं खेलते, मोबाइल्स में वीडियो गेम्स में रहते हैं। बड़े लोग हैं उनके ऑफिस आवर्स बढ़ गए, आपने बताया। तो इसमें होता क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं होती, तो जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे बच्चे हैं वो खेलेंगे, बड़े लोग जो हैं वो घूमेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको आम भाषा में बोलेंगे तो कोई कोई केमिकल्स निकलते हैं, ब्रेन के केमिकल्स अपने खुद के होते हैं। उनमें से कुछ केमिकल्स होते हैं जो, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, है ना। तो वो, और कुछ हार्मोन्स, हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बाकी की बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होते हैं, मूवमेंट्स के लिए, जैसे डोपामिन हो गया, एंड जो हमारा जो हैप्पी हार्मोन जैसे सेरोटोनिन हो गया, और भी एक दो जो हार्मोन्स होते हैं वो। तो इन सब का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं
गड़बड़ा जाता है ना, जिसको आम भाषा में कहेंगे केमिकल लोचा हो गया ब्रेन का, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारे सारे जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे उसी से रिलेटेड होते हैं। और जब हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स कम निकलते हैं और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं फिर वो ज्यादा निकलने लग जाते हैं। तो इन सभी से ये होता है कि जो हम जो एक डायबिटिक एरा में जो हम लोग जी रहे हैं ना, कि जिस हिसाब से हर तीसरा बंदा डायबिटीज से जूझ रहा है, या तो वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक हर तीसरा बंदा, वो उसका भी कारण यही है। और डायबिटीज भी एक प्रो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के लिए। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि हमारा ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, ये सारी चीजें बन जाती हैं और ये सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने बात की जैसे बीपी लो होना और माइंड में जैसे आपने बताया कि ब्रेन में क्लॉटिंग होना, तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि जाके डॉक्टर भी कई बार सजेस्ट करते हैं कि जाके आप ग्लूकोज चढ़वा लीजिए, ऐसा करते हैं। तो क्या ये कितना सही है या फिर इसके कोई खतरे हैं? देखिए, अगर आप किसी को पैरालिसिस होती है, जो आम भ्रांति है जनता के बीच में, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो गई है तो हॉस्पिटल गए, सीटी स्कैन करा लिया, लेकिन जब इंजेक्शंस की, दवाइयों की बात आती है, आईवी ड्रग्स की बात आती है, तो वो अब मना कर देते हैं कि जी हम नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है, उनके गांव में ये मालूम है या उनके इलाके में ये बात है कि अगर आपने बोतल लगवाया या इंजेक्शन लगवाया किसी भी प्रकार का तो पैरालिसिस से रिकवरी नहीं होती। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ये आपके चैनल के माध्यम से भी सब लोगों को कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंजेक्शंस, दवाइयां, गोलियां, कोई बोतल अगर कोई डॉक्टर लगा रहा है तो वो सब कुछ केवल पेशेंट की बेहतरी के लिए ही लगाया जा रहा है। तो ये केवल एक भ्रांति है। कुछ इंजेक्शंस ऐसे भी आते हैं कि अगर ब्रेन में क्लॉट बन गया तो उनको घोलने के लिए, यदि समय से मरीज स्ट्रोक का कोई 3.5 घंटे, 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है हॉस्पिटल में, तो विशेष प्रकार के क्लॉट को घोलने के इंजेक्शंस भी होते हैं कि अगर वो टाइम से आ गया है तो वो पूरी तरह से क्लॉट खत्म भी किए जाते हैं और वो इंजेक्शंस के द्वारा ही होंगे। तो ये एक मिथ है, एक भ्रांति है कि इंजेक्शंस लगाने से पैरालिसिस कभी रिकवर नहीं होती। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे पाकिस्तान आपने बोला अल्जाइमर है या फिर मिर्गी है, इनको लेकर भी बहुत सारे मिथक होते हैं, तो वो क्या क्या है और उन पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखो, मिर्गी जो होती है इसमें सबसे ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन रहता है और बहुत ज्यादा इसके बारे में भ्रम है। एक तो ये लोग कई बार सोचते तो हैं, ये भी देखने में आया कि जैसे ग्रामीण इलाकों की बात करें तो अगर मर्गी के दौरे आ रहे हैं बच्चे को या बड़े को, किसी को भी, तो वो झाड़ फूक के हाँ चक्कर में लग उसको, जाते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? हाँ देखिए, जो काफी जो आपने बताया ना, जो लोगों को ऐसा लगता है कई बार मिर्गी होती है तो उनको लगता है कि ये कोई भूत प्रेत, कोई ऊपरी साया, कोई तंत्र विद्या तो नहीं हो गई है इस पे। ऐसा नहीं होता है। मिर्गी का पूरी तरह से इलाज संभव होता है। कुछ केसेस, स्पेशल केसेस को छोड़ दीजिए जिसमें लगभग पूरा समय दवाई खानी पड़ती है, अन्यथा तो ज्यादातर केसेस में मिर्गी का पूरी तरह से रोकथाम करके इसका इलाज कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम पैरालिसिस की बात करें, पैरालिसिस की यदि बात करें तो पैरालिसिस दो तरह का होता है। आम भाषा में कहें तो एक होगा माइनर अटैक, एक हो गया मेजर अटैक। माइनर होता है जिसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, यानी कि वो थोड़ी सी देर के लिए आता है और विद इन 24 आवर्स वो अपने आप ही डिसअपेयर कर जाता है। वो बिना किसी दवाई के डिसअपेयर कर जाएगा। वो डिपेंड करते हैं कि आपका छोटा क्लोट आया है या बड़ा। अगर बड़ा आया है और मेजर आर्टरी में कहीं फंस गया है तो फिर वो सेल्फ से इम्प्रूव नहीं होगा। छोटा मोटा अगर आता है तो वो एक हिंट होता है कि दूसरा कोई बड़ा अटैक आ सकता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट, आपको ध्यान रखना है अपनी चीजों के बारे में। हाँ, वो उस चीज के लिए होता है। तो अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, टाइमली डायग्नोसिस बनती है और जो डॉक्टर बोलते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रोक्स जो होते हैं वो रिवर्सेबल हो जाते हैं, चाहे वो TIA हो यानी कि माइनर अटैक हो, चाहे वो मेजर अटैक हो। तो उनका ज्यादातर चांसेस अच्छे होते हैं सक्सेस होने के। जी। हमारे पास जो आते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आजकल एक स्पेशल टाइप की थ्रोम्बोलिसिस भी स्टार्ट हुई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और टाइम से पेशेंट यदि आ जाता है तो अभी तक हमारे पास जितने आए 100% सबका रिकवरी हुआ है। इवन 88 ईयर ओल्ड मेल में भी
बिल्कुल 0/5 आवर से हमारा 5/5 आवर रिकवरी हुआ है। बिल्कुल। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बात करी स्ट्रोक, गोल्डन आवर, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जब आदमी सुनता है तो लगता है कि ये बहुत कुछ भयानक सी बड़ी सी बीमारी है, तो इसको सरल भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रोक आता है इसको आम भाषा में हम लकवा या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, बहुत जी। लोग स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी रूप में आ सकता है। जो आम लोग हैं, ज्यादातर लोग इसको अधरंग के रूप में जानते हैं कि भाई आधा हिस्सा बॉडी ने काम करना बंद किया, पर ये जरूरी नहीं कि अधरंग के रूप में ही आए। ये अचानक से कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में, आपका जो भी बॉडी पार्ट काम कर रहा है बाह्य रूप से, वो यदि अचानक से उसके उस कार्य में कोई भी कमी आ जाए, उसको हम स्ट्रोक का नाम देते हैं। ओके। वो हो सकता है कि अचानक से हमें दिखना बंद हो जाए, वो भी हो सकता है। अचानक से हम बेहोश हो जाएं या हम लड़खड़ाने लग जाएं, अचानक से हमें चक्कर आना शुरू हो गया है ना, अचानक से हमारी जबान लड़खड़ाने लगी है। शरीर में अगर कोई अचानक भी से अचानक से होने वाला लक्षण स्ट्रोक हो सकता है ना। तो इसीलिए जैसे आपको कोई भी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी अचानक लक्षण प्रकट होता है, दिखाई देता है, तो आप उसको अदरवाइज में मत लीजिए। आप उसको ये मान के चले कि ये एक स्ट्रोक का हिस्सा हो सकता है, ये संकेत है। ये संकेत है, तो आपको तुरंत उसमें डॉक्टर से संपर्क करना है। बिल्कुल। और इसी को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के भी अगर कोई सवाल है और वो इससे जुड़ी किसी और चर्चा को चाहते हैं कि हम और चीजों पे चर्चा करें, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैम, आगे हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों की रोकथाम के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए, हम अपनी ब्रेन हेल्थ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो बिल्कुल। क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर अगर आप जो है कुछ एक चीजों को, 2-4 चीजों को ध्यान रखेंगे, तो हम काफी हद तक अपना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए, जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज आपको ये है। लगता है कि आज के टाइम में ये morning में ये जल्दी ये उठना possible है? ये सबके साथ एक प्रॉब्लम है, जो वर्किंग है उनके लिए भी, और आजकल तो बच्चे भी रात को देर से ही सोते हैं, सभी हर घर की ये बात है। अगर मैं बात करूँ जो आईटी इंजीनियर्स हैं या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लेट नाइट जागते हैं। तो वो रात रात भर मीटिंग्स चलती हैं या 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा सके। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, जो आइडियली है, जो हमें कुदरत ने बनाया है, वो तो बनाया यही है कि रात सोने के लिए दी है, तो रेस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसा बॉडी ऑर्गन है जो कि सबको कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट को। हमारा जैसे मैं बोल भी रही हूँ या कुछ मैं कोई मूवमेंट करती हूँ, कुछ भी XYZ, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। हमारा दिमाग ही उसको कंट्रोल कर रहा है। तो उसको भी अपने आप को रिजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए, है ना। जैसे हमारा, अगर हम लगातार पंखा चला के छोड़ देंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, और वो कुदरत ने इसलिए दिन के बाद रात बनाई है कि हमें रेस्ट करना है। अब वो सिचुएशनली ऐसी हो गई है कि रात में अब रेस्ट कोई कर नहीं पा रहा है, ज्यादातर सभी लोग बिजी हैं। तो आइडियली तो रात ही बेस्ट है, क्योंकि रात में जो नींद होती है वो साउंड स्लीप होती है, अनडिस्टर्ब होती है। ना आपके घर पे कोई बेल बजा रहा है, ना कोई मिलने वाला आ रहा है, फोन भी रिलेटिवली कम ही बजते हैं, अदरवाइज तो फिर बहुत ज्यादा होते हैं, ना आप डिस्टर्ब होते हैं। तो वो एक साउंड स्लीप होती है जो रात में ही होती है। अब उन लोगों के लिए जो नाइट ड्यूटीज करते हैं या जिनका लेट नाइट तक ऑफिस आवर चलता है, तो उनको यदि वो रात में नहीं सो पाते हैं, एक एक नॉर्मल अडल्ट को 8 घंटे की नींद एक जरूरी होती है 24 घंटे में, तो उसको वो ही साउंड स्लीप दिन में पूरी करनी है। जितने आवर्स का उसका जो लकूना हो रहा है रात को, वो उसको दिन में पूरा करना है। तो एक तो ये चीज करनी है। अगर कोशिश करें तो जब सबसे अच्छा तो ये है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये फॉलो नहीं होता आजकल, मैक्सिमम नहीं होता है, तो आप उसको नेक्स्ट डे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि आप कोशिश भी अगर नहीं करेंगे तो 3 या 4 दिन बाद आपका बॉडी, आपका ब्रेन आपको बता ही देगा कि आपको आराम की और आपको नींद लेने की जरूरत है। बिल्कुल, ये मैम ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आप डेली 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर निकालें, हफ्ते में 2 दिन ऐसे जरूर निकालें कि आप पूरी 8 घंटे की नींद अपनी कर सके, ताकि आपका जो शरीर है वो स्फूर्ति महसूस बिल्कुल। कर सके।
और अगर इसी में मैं एक चीज और बताऊंगी कि जैसे कि आजकल एक होता है ना कि बहुत लोग दिन में सोते हैं कि और रात में भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती। तो दिन में एक्चुअली सोने का कोई सिस्टम है नहीं, अगर रात ही बनी है। और अगर आप रात में आप सो पाते हैं, तो अच्छी आप बात कह है। रहे हैं कि दिन में सोना ठीक नहीं है नहीं, सेहत के लिए। आप नैप ले सकते हैं, आप नैप लीजिए 15-20 मिनट्स का। होता क्या है कि जो जैसे कई बार घर पे महिलाएं होती हैं, वो या कोई जिसको आदत होती है कि जी हम सोएंगे 2 घंटे सोएंगे, जैसे कोई रिटायर्ड अंकल लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो दिन में सो जाते हैं 3 घंटे, फिर वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी हमें रात में नींद नहीं आती। तो वो नेचुरल सी बात है, वो नहीं और आएगी। ऐसा भी कई बार होता है कि लोग बहुत सोते हैं, हाँ, ये भी एक बीमारी होती है, ये एक बीमारी होती है तो ये एक्सेसिव भी न्यूरो से स्लीपनेस। जुड़ा है। ये बिल्कुल नींद से जुड़ी हुई बीमारी होती है। उसके फिर कारण ढूंढे जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, फिर उन कारणों पे भी काम किया जाता है। ये भी एक बीमारी होती है कि लोग हर मिनट सो ही जाते हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं सो रहे हैं, उनको नींद आ जाती है। उनको नींद आती उनको मतलब जो उनको सर्कमस्टेंसेस चाहिए नहीं कि क्वाइट प्लेस होगा सब कुछ, वो कहीं भी सो सकते हैं, वो रेलवे स्टेशन पे सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं उनको। वो ये भी एक बीमारी होती है, ज्यादा सोना भी एक बीमारी होती है। तो आप अपनी एक तो नींद भरपूर लीजिए, और वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, है ना, अच्छी वाली जो नींद होती है बिना डिस्टर्ब की। एक तो ये, फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक जरूर करें। ये नहीं है मॉर्निंग वॉक का मतलब कि आप घर के बाहर जाइए और वहां जाइए। अब आजकल तो मौसम इतना बदल रहा है ना, कभी बहुत ज्यादा ठंडा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप चाहें तो आप घर के अंदर ही वॉक लेकिन करें, टहले या जरूर, टहलें जरूर, अपने घर की गली में टहलें, छत पे टहलें, छत पे टहल पर सकते टहलें जरूर, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो जरूर टहलें। फिर आप उसमें 10 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर करें, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो वॉक नहीं कर सकते, मगर हैं। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है, आप सभी को करनी चाहिए। प्लस सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ऑलमोस्ट ऑल इन वन एक्सरसाइज है। ओके, उसके अंदर जो स्टेप्स आते हैं वो ऐसे भी आते हैं जिसमें आपकी जितने भी लिगामेंट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितनी भी आपकी स्पाइनल जितनी भी डिस्क होती हैं, वहां से जितनी नसें निकल के जाती हैं, वो सब स्ट्रेच होती हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन होती है, उनमें मजबूती आती है। प्लस उसमें एक जो मकरासन वाला जो वो आता है, तो उस स्टेप में ब्रेन फ्लो भी बेटर होता है। तो ये ऑल इन वन एक्सरसाइज है। आप डेली के 5 सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे तो वो बहुत है, और हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। 5 से 7 मिनट में आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं खान पान की आदतें कितना मैटर करती है हमारी ब्रेन हेल्थ को स्वस्थ रखने। देखो, सबसे ज्यादा यही फायदा वो हमें सबसे ज्यादा यही जैसे कि बात फायदा करें या कि नुकसान आज के करता टाइम है। की मॉडर्न लाइफ की जब हम बात करते हैं तो अल्कोहल, स्मोकिंग और लेट नाइट पार्टीज ये सब बड़ा नॉर्मल सा हो गया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही ना हो, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं फिर बिल्कुल। देखिए, ब्रेन पर असर डालती मैं है। इसकी शुरुआत करूंगी नाश्ते से, है ना। जी। नाश्ता सभी लोगों को करना है ना। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप भागते दौड़ते, ये भी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे घर से बाहर हैं, नौकरी कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, बाहर जो रेंट पे रह रहे हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हाँ, हैं, या फिर बाहर का खाना खाते हैं, या फिर उनको जो मिल गया वो वो खा खा लिया। लेते हैं। बिल्कुल खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि उनको ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और मैम जो बता रही है वो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो जी मैम। नाश्ता जो है वो सबसे जरूरी है ना। नाश्ते में जो हेल्दी नाश्ता है, जैसे आपने बताया ना कि बाहर से कुछ मिल गया वो खा लिया, वो ठीक है, वो उनके लिए फॉर द टाइम बीइंग ठीक है कि उनका रेंज नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी हाँ, कोई कुछ खा लिया। लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं, जिनको मिल रहा होता है, वो भी हम देखते हैं कि वो लोग भी बहुत अवॉइड करते हैं। छोटे बच्चे हैं, वो भी आजकल बिना नाश्ते घर से जाते हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती हैं। एक तो ये कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। नाश्ता हमें बहुत सारी चीजों से बचा के रखता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है अगर आप रेगुलरली खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं स्पेशली, क्योंकि नाश्ता जो होता है उस जो आपने मॉर्निंग में किया है वो आपको थ्रू आउट एनर्जाइज रखता है, उसी की आपको एनर्जी पूरे दिन रहती है। तो नाश्ता को तो कभी भी स्किप नहीं करना है। इवन आप जो डिनर करते हैं उसको थोड़ा लाइट करिए, लेकिन नाश्ता हमेशा थोड़ा भरपेट करके करना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। खान पान पे कंटिन्यू करना हाँ, तो खाने पीने पे ये नाश्ता वाली तो करना ही है, लेकिन खाना हमें हेल्दी। आजकल क्या हर कोई कोई बर्गर, कोई फ्रेंच फ्राइज, ये सारी चीजें, को पैक्ड फूड, ये सब चीजें इन टोटल रॉन्ग है। ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पहले भी तो लोग बाहर रहते थे, घरों से आते थे बन के, लड्डू बना के माँ लोग भेजती थी, है ना, कुछ कुछ ये चीजें होती थी। तो मुझे अब लगता है कि यहाँ पे हमें ये बताने से बेहतर है कि हमें ये बताना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं,
तो ऐसा कुछ आप मुझे लगता है सजेस्ट करेंगी तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, है ना, जी। जैसे अगर आपको आप बात कर रहे हैं ना, जो लोग बाहर रहते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं इजीली, आप वो लीजिए, दही मिल जाता है इजीली, आप वो लीजिए, छाछ मिल जाता है इजीली, आप वो पीजिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए, ओके। है ना। पैक्ड फूड अवॉइड कीजिए, टिक्की, बर्गर, पिज्जा, ये अवॉइड अवॉइड कीजिए, है ना। आप लंच बॉक्स मंगवा लीजिए कहीं, जो टिफिन हाँ काफी टिफिन सर्विसेज होती हैं, आप वो लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, कुछ भी खाएं। हाँ, ऐसी चीजें तो बिल्कुल मत खाइए जो आपको नुकसान कर रही है। वंस इन ए वाइल की बात अलग है कि महीने में एक बार खा लिया, एक बार पार्टी कर ली, ठीक है, एक बार हो गया, एक बार खा लिया, बट वो रोजमर्रा में यदि होता है तो वो आपको नुकसान करेगा ही, करेगा ही करेगा। प्लस इसके अंदर जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रॉब्लम उनसे होती है ना। तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो हमको धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन सेल्स होती हैं, बॉडी की बाकी जो ऑर्गन्स है, उनको भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो हेल्दी फूड्स बहुत जरूरी है। प्लस जो लोग स्मोकर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो ये क्विट करना ही करना होगा। इससे क्या हो रहा है कि इससे ये चीजें हो रही हैं, जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं, या बहुत लोग तंबाकू खाते हैं, है ना, इसके अंदर जो निकोटिन पाया जाता है वो क्या करता है कि वो ब्लड फ्लो के अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जाता है। पहले छोटा होता है, फिर उसमें और होता है, फिर और होता है। और पोस्ट कोरोना के बाद तो क्या है कि बिल्कुल ब्लड, मैं बिल्कुल अभी आपसे नेक्स्ट सवाल यही करने वाली थी कि क्या कोविड-19 के बाद न्यूरो के केसेस बढ़े हैं? बहुत बड़े हैं, बहुत इसके बड़े पीछे हैं। का और रीजन मुझे आप क्या लगता है मानते कि इन टोटल अगर किसी केस में अगर बहुत ज्यादा पेशेंट्स का जो इजाफा हुआ है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ही सबसे ज्यादा हुआ है। इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ गए, चाहे वो किसी भी लक्षण कोई भी हो सकता है, वो माइग्रेन करके आपके पास आ सकते हैं, वो नसों के लक्षण के रूप में आ सकते हैं, इवन जो बहुत सारे लोग चेस्ट पेन, एंजाइटी करके भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रही है। सारी चीजें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब में पोस्ट कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इन सब चीजों में। और उसका थोड़ा सा एक रीजन ये भी है, जो मैं बात कर रही थी अभी, कि थोड़ा सा हीमो कंसंट्रेशन हुआ है। जो हम पहले हीमोग्लोबिन अगर आप करा के देखते होंगे तो वो 10, 11, 12 तक रहता था। अब वही हीमोग्लोबिन जो है वो 14 के ऊपर से ऑलमोस्ट रहता है। तो इट इंडिकेट्स कि ब्लड स्टेसिस हो रहा है। और दोज जो जो लोग स्मोकिंग या तंबाकू या इस तरह का चीजें करते हैं, तो उससे भी वो फर्दर उसी में डिपॉजिट होता है। तो एक तो थिक ब्लड, एक तो स्टेसिस वैसे ही हो रहा है ब्लड का, और उसमें भी ये डिपोजिशन जो हो जाता है तो ये प्लाग बना लेता है, जिसको आम भाषा में हम छोटा मोटा क्लॉट बोल सकते हैं, इसको हम मेडिकल टर्म में प्लाग बोलते हैं ना, थक्का बोलते हैं। तो ये हर ब्लड वेसल्स में रहता है। अब ये प्लाग जहां अटकेगा, जिस बॉडी ऑर्गन में अटकेगा जाके, वहीं का रिलेटेड सिम्टम देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये हार्ट में अटक गया तो वहां हार्ट अटैक आ गया। तो ये यही अगर, रीजन है कि हार्ट अटैक के जो बिल्कुल, केसेस है वो बहुत ज्यादा मेरे 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 व्यू में यही है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, गलत खाना पीना, और अल्कोहल, स्मोकिंग, है ना, और प्लस ये हीमो कंसंट्रेशन पोस्ट कोरोना, और इनएक्टिविटी, और एक्सेसिव स्ट्रेस, ये कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अचानक से इन केसेस को बढ़ा दिया है। तो यही क्लॉट, यदि क्योंकि ब्लड वेसल सब जगह पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, तो यही अगर ब्रेन में अटक जाता है तो हेडेक हो गया है या पैरालिसिस आ गया है। यही हमारी पैरों की, हाथों की नसों में रहता है। तो आजकल आप देखोगे हर कोई व्यक्ति यही कहता है, हमारा आधा हिस्सा सुन्न हो रहा है, हमारे झंझनाट है, हमारे चींटी जैसा चल रहा है, अभी हमें। हम इसी पे आने वाले हैं। तो मैं यही बात करूंगी कि कई बार ये भी समस्याएं बहुत कॉमन सी है कि आप पैर पे पैर रख के, जैसे अभी हम बैठे हैं, या आप ऑफिस में इस तरह से हमेशा बैठे रहते हैं, तो पैर सुन्न हो जाना, पैरों में झंझनाहट होना, या नसों का अकड़ जाना, कभी हाथ में हो जाना या पैर में हो जाना। तो इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है तो क्या करना चाहिए? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हाथ में यहाँ पे अचानक से फड़कना, या फिर आंखों का अचानक से फड़कना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? जब भी कभी, ये मैंने बताया कि जब भी कोई भी अचानक कोई लक्षण हो जाता है, तो सबसे पहले वो एक पार्ट हो सकता है कि वो स्ट्रोक ना हो, है ना। ओके। तो उसकी पॉसिबिलिटी तो हमेशा एक माइंड में रहनी ही रहनी होती है। परंतु जैसे अभी आपने बताया कि पैर के ऊपर पैर रख के बैठ गए हैं तो पैर सो गया, या सुन्नपन आ गया पैर में, मांसपेशी फड़कने लगी, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि जो हमारी जो बॉडी की जितनी भी नसें हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिफिशियंसीज हो रही है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल पे, है ना, जिनको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं है, तो हो जाता है, तो हो जाता है। एक लेवल तक तो बॉडी हमारा उसको कंपनसेट करती है।
और एडजस्ट करती है। लेकिन जब वो बाहर पहुंच जाती है हमारे उस एडजस्टमेंट से, तो वो हमारे बॉडी में लक्षण के रूप में आने लगता है। पहले कभी कभी, फिर अधिकतर, और फिर वो हमारे रेगुलर बेस पे, और फिर वो हमें बिल्कुल अनकंट्रोलेबल वाली स्टेज पे आ जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे आपने बताया कि कभी अचानक से यदि हाथ फड़कने लग जाता है, कुछ होता है, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो कुछ कुछ ये चीजें इंडिकेट करते हैं। बाकी हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट्स को, तब हमें उससे और ज्यादा पता चलता है कि ये क्या हो सकते हैं। हाँ। तो जरूरी सबसे ये है कि आप अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, आप अपनी नींद, इस सब पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ताकि आपकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी ठीक से चलती रहें और आपकी ब्रेन की सेहत भी मजबूत रहे। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को मुझे लगता है कि काफी जो भी अभी हमने बात की है उनसे काफी जानकारियां मिलेंगी। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि ये जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, D3 हो गया, ये इनमें से मुझे लगता है कि ज्यादातर अगर मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे तो वो जानेंगे कि विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिनको सभी जानते हैं कि बहुत कॉमन है। लेकिन आपने बताया कि विटामिन D3 ये कितना महत्वपूर्ण है, जिंक कितना महत्वपूर्ण है और मैग्नीशियम कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी जानते हैं। देखिए, ये जितने भी ये विटामिन के आपने नाम लिए, जिंक हुआ, इसके अलावा और भी फास्फोरस होता है, सेलेनियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। विटामिन इन में भी विटामिन विटामिन ई भी इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ई भी बड़ा, क्योंकि मांसपेशियों से संबंधित सारी बीमारियां वो भी हमारे न्यूरोलॉजी में आती हैं। तो ये जितने भी चीजें होते हैं, इनको हम टर्म देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि छोटे पोषक तत्व, ये बोल सकते हैं हम इनका ना, कि स्मॉल है मगर इनकी इम्पोर्टेंस बड़ी होती है। क्योंकि ये क्या, हमारे नॉर्मल जो हम खाना पीना खाते हैं उससे हमारी इसकी पूर्ति होती रहती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो उतना प्योर फॉर्म में आजकल नहीं आता ना, हर चीज में मिलावट है, बिल्कुल। तो और उसको जो भी हम ले भी रहे हैं वो भी हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं। जो हम खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, और जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास उतना, जब जितना भी अमाउंट में ले दे के हम लेते हैं उसको हम इनटेक करते हैं, उसमें से भी हमारी बॉडी डिपेंड करती है, उसमें से भी कितना एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में हो रहा है, जो और जितना एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं कि इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के सेल तक पहुंचने में। तो इसमें जहां जहां भी कमी होती चली जाती है तो फिर इनकी डिफिशियंसीज होने लग जाती है। तो जो हमने बात करी है खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज तक लेकर नींद की लेकर, ये सारी बातें इन सब चीजों से ही जुड़ी हुई हैं कि हमारे पास हमने इनटेक किया, उसको एब्जॉर्ब कराया, यूटिलाइज कराया, रिपेयर हुआ हमारी बॉडी का, वो सारी चीजें इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ही होती है। अब जो विटामिन D3, विटामिन B12 और ये मैग्नीशियम और ये जिंक, इन सब की भी जो आपने बातें की है, इनका जो सोर्स होता है, जो हमारा जो हेल्दी फूड होता है, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है। जैसे कि दूध, जैसे कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे कि दही हुआ, है ना, जैसे कि आपका पनीर हुआ, है ना, ये सारी चीजें जो होती है, विटामिन D3, यूजली विटामिन D3 कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच होती हैं। इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सब हमारे इन सब चीजों को विटामिन B12 रिच होती हैं, है ना, जो वेजिटेरियन है उनके लिए। एक सवाल यहाँ पे ये भी है, जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि अक्सर देखने में आता है कि जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हरी सब्जियां खाइए। तो एक अभी पीछे कोई मुझसे कह भी रहा था कि मैं डॉक्टर के यहाँ गया, मैंने इतने 1200 रुपए मैंने फीस दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ये तो मैं बाहर से भी खा सकता हूँ, या ये तो मैं खा ही रहा था। तो ग्रीन वेजिटेबल्स को खाने का सबसे सही तरीका क्या है? वही मैं बताने जा रही हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स, सबको पता है पत्तेदार सब्जियां क्या होती है, मूली हुआ, साग हुआ, पालक हुआ, है ना, जितना भी ग्रीन है हमारी सब्जियां वो सब होती है। अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये बड़ी फायदेमंद है ना। आजकल तो पेस्टिसाइड्स और ये सब डाल के इनको बनाया जाता है, बट एनीहाउ जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो जब भी ग्रीन वेजिटेबल्स घर में बनती हैं तो एक तो वो धीमी आंच पे, एक तो अच्छे से वॉशेबल होनी चाहिए। वॉशेबल मतलब कि अगर आप उनको थोड़ा देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के पानी में डिप करके उनको छोड़ दीजिए, तो उनके ऊपर जो भी जो पेस्टिसाइड्स जो भी कुछ लगा होता है वो वॉश आउट हो जाता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सब्जी को 5 से 6 बार तो आप उसको अच्छे से धुलिए, है ना।
और फिर उसको आप बहुत धीमी आंच पे करके बनाइए, तो उसके जितने भी उस ग्रीन वेजिटेबल्स में उसके जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब उसके अंदर रहेंगे। अगर आप तेज आंच पे बनाएंगे उनको, तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है, वो आपको नहीं मिलेगी। सैलेड के रूप में खा आप सकते सैलेड के रूप में खा सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स को, है ना, जैसे कि आप अगर जैसे ब्रोकली हो गया, वो आपने लिया है, हैं, उसको थोड़ा कुक तो करना पड़ेगा। हाँ उसको ये करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, जैसे आप सैलेड ग्रुप में ज्यादातर ग्रीन सैलेड में तो आप खीरा ही खा सकते हो, है ना, बाकी को तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। पर आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स है इनको अगर आप धीमी आंच पे करके पकाओगे तभी ये फायदेमंद है। अगर तेज आंच पे पकाओगे तो इसकी सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये तभी फायदेमंद करती है। इसके अलावा आप जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं, तो 5 या 10 मिनट के लिए आप थोड़ा धूप में बैठिए, है ना, तेज धूप ओके। नहीं, जो मीठी धूप होती है आप उसमें बैठिए। तो जो हमारा विटामिन D3 बनना होता है नेचुरल तरीके से, जो आती है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल होती है बाहरी त्वचा पे जो कुछ पाई जाती है परतें, वहां से फिर वो बनना शुरू हो जाता है, क्या वो धूप में ये बैठने का नेचुरल। भी कोई स्पेशल के तरीका ऐसा है कि विटामिन डी डायरेक्ट बॉडी को पहुंच सके? नहीं, ऐसा है कि बहुत ज्यादा तेज धूप में तो आप ही झुलस जाओगे, आपको भी अनकंफर्टेबल फील होगा, और आप भी फिर रोज रोज नहीं, क्योंकि हमको ये चीजें रोज करनी चाहिए, है ना। होता क्या है कि हम लोग लेट नाइट तक जागते हैं, तो हम लेट उठते हैं, तब तक वो धूप आ जाती है, हम बाहर जा नहीं सकते इतनी तेज में, है ना। फिर हम जब बाहर निकलेंगे तो धूप जा चुकी होती है। तो एक्चुअली में क्या है, सब कुछ सिस्टम शुरू वहीं से ही है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, तो आप कुदरत के भी पास रहेंगे और अपने आप को भी ज्यादा स्वस्थ रख सकेंगे। तो आप सबसे सही तरीका जो होता है वो यही है कि जो जैसे सुबह की जो सुहानी मीठी मीठी धूप होती है, आप उसमें बैठ जाइए। किसी कारण से आप वो नहीं, उसमें नहीं बैठ सकते, आप वर्किंग हैं, कुछ है, आपके पास नहीं है इतना टाइम, बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, तो आप जो जाती हुई धूप होती है आप उसमें भी बैठ सकते हैं, है ना। केवल सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए, ये नहीं कि तपतपाती हुई और एकदम ऐसी धूप में बैठना होता है, वो नहीं, ये तो करना ही है। ये भी तभी फायदेमंद है जब आप इसके बाद आप अपने दिनचर्या में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप इजीली कर सकते हैं उसको जरूर वो शामिल जरूर करें, क्योंकि आपने बनवा तो लिया विटामिन D3, या आपने ले तो लिया, या आपने कैल्शियम की टेबलेट्स खा तो ली, या आपने दूध पी तो लिया, और आपने ब्लड सैंपल कराया तो आपका सब कुछ नॉर्मल है, बट बॉडी एक हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है ना, मसल क्रैम्प हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में तो है बट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यूटिलाइज करने के लिए आपको वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होगी, जो मैंने आपसे पहले बताई जी। थी, तो वो आपको करनी पड़ेंगी तभी आपको। और आप ये, मैं आपको दावे से बोल रही हूँ, आप 1 महीने अपना पूरा बस लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सारा नहीं, थोड़ा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली, या जैसे भी जो भी आप आप, कर सकें। जो आप जितना कर सकते हैं, जितनी बातें बताई हैं उसमें से अगर आपने 10% भी कर लिया, आपकी लाइफ में 1 महीने के अंदर ड्रास्टिक चेंज होएगा। बिल्कुल, ये तो थी खान-पान की बात, और इसको हम समाप्त करेंगे इस चर्चा को। लेकिन मेरे 2 सवाल अभी यहाँ पे ये हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे खाने-पीने की, इनके सप्लीमेंट्स लेना कितना सही है? कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, अगर मैं विटामिन्स नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनकी टैबलेट्स ले लिए, या फिर जैसे आपने कैल्शियम का बताया, कैल्शियम की टैबलेट्स ले ली, तो वो कितने सही है, या फिर उनकी कोई खतरे भी? नहीं, देखिए, जो लोग आज नहीं ले पाते हैं, जैसे जो हॉस्टलर्स हो गए, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, परिवार के साथ नहीं है, उनके साथ ये समस्या रहती है ना। काफी छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल्स में, नवोदय स्कूल में का हमारे पास बात बहुत आते हैं बच्चे के, उनको ये दिक्कत हो रही है। जो नहीं ले सकते, जो ले सकते हैं, उनको तो सबसे बेस्ट नंबर पे तो अच्छा खाना ही है ना। खाने की जो पूर्ति है वो कोई दवाई गोली नहीं कर सकती, लेकिन यदि एक बार कमी हो गई है तो उस कमी को फिर टेबलेट्स ही पूरा करती हैं। तो जब भी आप ये दवाइयाँ खाते हैं, इनको रेगुलर बेस पे तो देखिए नहीं लीजिए। आप अगर लेते हैं कुछ समय ले सकते हैं, लेकिन किसी भी डॉक्टर का परामर्श जरूरी आवश्यक ही है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बहुत सारे लोग हैं जो कैल्शियम लेते रहते हैं, या विटामिन D3 लेते रहते हैं, तो विटामिन B12 भी लेते रहते हैं। विटामिन B12 का कुछ हमारे यहाँ बॉडी में 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोलेबल और एक होते हैं वाटर सोलेबल। जो वाटर सोलेबल वाले विटामिन होते हैं वो हमारे को, जब बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है, वो उस टेबलेट से, उस गोली से, इंजेक्शन से वो उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी को वो निकाल देते हैं, वो बॉडी से यूरिन से पास आउट हो जाते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। जो हमारे फैट सोलेबल होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, ये कुछ 1-2 विटामिन हैं जो हमारे होते हैं, इसमें स्पेशली विटामिन D3 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, ये बॉडी में जब हमारे जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जब उससे ऊपर बात चली जाती है तो ये डिपॉजिट होने लग जाता है बॉडी के
डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ये इकट्ठा होना शुरू कर जाता है। तो इससे हमें फायदे के बजाय फिर नुकसान मिलता है। इसको हम बोलते हैं विटामिन की टॉक्सिसिटी। जैसे कि हमारे सीन में ज्यादा देखने मिलता है विटामिन D3 टॉक्सिसिटी। तो उसमें जिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए या जिन दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए आपने विटामिन D3 लिया था, तो वो भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, जैसे कि नींद ना आना, जैसे कि सर दर्द हो जाना। यदि हमारी बॉडी में विटामिन D3 ज्यादा हो जाता है, जैसे कि भूलना शुरू होना, जैसे कि कंफ्यूजन होना, है ना, जैसे कि कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाना कोई चीज में, जैसे कि किसी चीज में मन ना लगना, बॉडी एक होना, बॉडी पेन हो जाना, जॉइंट्स में पेन होना। तो इवन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें भी हो जाता है, तो चेस्ट पेन भी होने लग जाता है। तो इससे कार्डियक टॉक्सिसिटी भी होती है। तो ये बहुत जरूरी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि विटामिन D3 काफी लोग बिना हाँ, परामर्श के बिना परामर्श ले के रहे हैं, ले रहे हैं। रखा है। हाँ, और कभी भी उनको लगा कि हाँ ये चीज अगर खाने पीने में नहीं ले पा रहे तो वो जल्दी से एक टैबलेट उठाया और खा वो लिया। खा लेते हैं। वो कमी है तो वो दवाई फायदा करेगी, लेकिन यदि नहीं है तो वो उल्टा नुकसान उसकी करना लग अधिकता जाती अगर है। हो गई है तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे ही आए थे, और उनको ये मैंने जो आपको लक्षण बताया, उनको ये तमाम तरह के लक्षण थे। तो मैंने उनका ये लेवल कराया, तो उनका विटामिन D3 इतना ज्यादा आया कि वो पिछले 1.5 साल से लगातार विटामिन D3 के कैप्सूल्स लेते थे, हर हफ्ते लेते थे। तो उनका वो मोर देन 200 उनका विटामिन D3 था, जो कि रिक्वायरमेंट से कई गुना ज्यादा था। और मैंने फिर उनको बोला कि आप वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाइए, और विटामिन या कैल्शियम किसी भी रूप में ना लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम कोई और विटामिन ले रहे हैं, विटामिन B12 ले रहे हैं या ताकत की कोई गोली ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत विटामिन D3 पड़ा रहता है, एडिशनली रहता है। तो वो फिर 15 दिन उन्होंने ऐसा किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी, जबकि उनके इतने सारे सिम्टम्स थे। और वो केवल विटामिन D3 बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी के लेवल पे पहुंच गया था, केवल एक उस विटामिन ने उनका ऐसा हाल परेशान किया था। तो ये जब भी आप लें तो सलाह से ही लें। तो एक और आखिरी सवाल ये कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए रेगुलर चेकअप ब्रेन का कितना जरूरी है? ये अच्छा है। इसमें क्या है कि जब भी आपको लगे, देखिए कंफ्यूजन होती है केवल 2 ही जगह, कि हमें मानसिक रोग है या हमको न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यही कंफ्यूजन होती है। तो ऐसा तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, जैसे अगर क्विकली इसको समझना चाहे और आसान शब्दों में मुझे समझना लगता है कि चाहे। आपने डॉक्टर साहिबा ने जितने भी अभी तक का हमें सिम्टम्स बताए हैं और हमने जो ये चर्चा की है उसमें बहुत सारे दर्शकों को ये तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मानसिक प्रॉब्लम है और कौन सी जो न्यूरो की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी व्यवहार संबंधित, तनाव संबंधित, है ना, गुस्से से संबंधित, पर्सनैलिटी से संबंधित अपने, है ना, कि अगर पहले तो ऐसा रहता था अब ये ऐसा रहने लगा है, इसका स्वभाव बदल गया है ना, या डिप्रेशन, कोई इस तरह के लक्षण है, तो ये मोटा मोटा मानसिक रोग की को दर्शाता है। तो यानी कि हमें मानसिक रोग विशेषज्ञ से बातें करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपको लगते हैं, जैसे पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, झुंझुनाना, कोई सुन्न हो जाना, देखने में दिक्कत होना, है ना, अचानक से चक्कर आ जाना, और सर दर्द होना, याददाश्त चले जाना, एकी बेकी बातें करना, ना पहचानना, लोगों को ना पहचानना, बेगी आना, बेहोश हो जाना बार बार। तो ये कुछ मुख्य जो हैं, जो ज्यादातर पेशेंट्स करके आते हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो इसके लिए न्यूरोफिजिशियंस डॉक्टर्स होते हैं। तो चेकअप कराते हैं, जैसे अगर बात करें तो ये सिर्फ न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए? अगर आपको जो मैंने लक्षण बताए इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको न्यूरोफिजिशियन के पास जाना ही चाहिए। वो स्पेशल कुछ चेकअप्स लिखते हैं हाँ, आपके वो लिए? डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप के हो और आपको क्या लक्षण आ रहा है, तो उससे संबंधित आपको वो चेकअप्स लिखते हैं। जैसे कि अगर डायबिटिक है, जैसे कोई पेशेंट को शुगर की बीमारी है और और वो पेशेंट 40-45 के पार पहुंच गया है, तो ऐसे में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खुद से खुद डायबिटिक पेशेंट्स में छोटे छोटे क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती, प्रवृत्ति होती है कि उनके ब्रेन के अंदर क्लॉट्स बनेंगे छोटे छोटे। मगर साथ में अच्छी बात ये भी होती है कि वो खुद से खुद घुलते भी रहते हैं। उनको हम लैकुनर इन्फार्क्ट कहते हैं मेडिकल टर्म में। वो लेस देन 2 mm के ही होते हैं, वो बनते हैं घुल जाते हैं, बनते हैं घुल जाते हैं। लेकिन जब कभी अगर ऐसा होगा कि वो पूरी तरह से नहीं घुल पाया और दूसरा फिर थोड़े दिनों बाद फिर बन गया उसी इलाके पे, या किसी ऐसी वेसल पे बन गया जिसने एंगल लिया हुआ है और नहीं घुल पाया, तो वो वहीं जाते जाते बड़ा हो जाता है।
तो अगर कोई सरदर्द किसी ऐसे मरीज को आया सपोज, या उसको छोटा सा लक्षण आया कि मुझे अचानक से हुआ कि चक्कर आया और मैं गिरते गिरते बच गया, अचानक हुआ, और वो न्यूरो फिजिशियन के पास चला गया, उसने सीटी स्कैन या एमआरआई कराया, तो उसने देखा कि अच्छा यहाँ इसको हल्का सा क्लॉट बनने की थी इसकी ये, या हो सकता है पूर्व में क्रोनिक इन्फाक्ट भी कई बार आ जाते हैं कि पुराने पड़े हैं, मरीज कहता है जी हमको तो कभी कोई लकवा नहीं आता। तो वो क्रोनिक जो इन्फाक्ट होते हैं, जो पुराने जो खून के थक्के होते हैं, वो वही दर्शाते हैं कि वो छोटे छोटे बन रहे थे, घुल रहे थे, आधे घुले आधे रह गए। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं वो स्क्रीनिंग पे ही निकल के आती हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम क्या जांच कराएंगे मरीज की। एक जैसे कि नर्व कंडक्शन एक टेस्ट होता है जिसमें हम नसों की जांच करते हैं बॉडी की, है ना, वो कंप्यूटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल होती है, वो बच्चों की भी होती है, कोई बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आजकल जो प्रेजेंट में जो चल रही है बीमारी बड़ी कॉमन चल रही है, आईडीपी, नसों की एक बीमारी होती है, नसों का लकवा इसको आम भाषा में कहते हैं। ये इस वक्त इतना ज्यादा फैला हुआ है, इसका आउटब्रेक भी अभी हुआ था कुछ समय पहले पुणे में, तो वहां पर 3-4 महीने पहले हुआ था, और अपने यहाँ पर भी ये वर्तमान में भी चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो काफी केसेस अभी बढ़ गए हैं, पिछले हफ्ता 10 दिन में बहुत पेशेंट बढ़ गए हैं और सीवियरिटी के साथ बढ़े हैं। इसके बारे में भी ये बताना चाहूंगी कि ये होता है एआईडीपी, यानी ऑटो इम्यून डिमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी का मतलब ये है कि एक साथ कई सारी, पॉली मीन्स बहुत सारी, मैनी, और न्यूरोपैथी मतलब नस, तो बहुत सारी नसों पे वायरस का अटैक हो जाता है इसमें एक साथ हो जाता है। तो जो वायरस, जिसको हम कहते हैं ना वायरल फैल रहा है, तो कई बार अभी जो वायरस जो है, पहले ये केसेस कम होते थे और अब ये केसेस थोड़े बढ़ गए, क्योंकि वायरस की जो अपनी जो विरुलेंस पावर है, यानी कि लोगों को बीमार करने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रोंग है इस वायरस में। तो पेशेंट काफी आ रहे हैं इस वक्त एआईडीपी के, और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बुखार, दस्त या नजला या थोड़ी सी हरारत हुई, ये होता है, या दस्त लग गए, उसके बाद उसकी पैरों की ताकत जानी शुरू हो जाती है, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है, पहले पैरों की जाती है, हाथों की जाती है, और लगेगा कि ये डेंगू चिकनगुनिया तो हाँ नहीं है, या हाँ नॉर्मल वायरस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लेकिन ये इस तरह का वायरस अटैक हो सकता है। बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये इमरजेंसी टाइप का बीमारी है, क्योंकि जैसे ही वो अगर हाथों पे आ जाता है, तो हाथों के बाद सीधे वो अगला अटैक करते हैं वो रेस्पिरेशन पे, यानी सांस लेने वाली जो नसें होती हैं उस पर, और अगर सांस लेने वाली नस पे अटैक आ जाता है तो पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो ये वायरल अभी फैला हुआ है, या कोई भी वायरल अब तो आते जाते रहते हैं, 3-4 महीने में आ जाता है, तो वायरस से बच के रहना है, हाइजीन मेंटेन करनी है। जब भी आउटब्रेक आपके अपने इलाके में हो जाता है, कभी भी आते रहते हैं, तो मास्क लगाना, भीड़ भाड़ इलाके में कम जाना, है ना, हाथों को रेगुलरली वॉश करके ही करना, है ना, जो बाहर आप काम पे गए हैं उन कपड़ों को फिर धुल देना, घर में आके नहीं पहनना, इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, है ना, तो टाइम टाइम पे विटामिन सी की जो टेबलेट्स आती हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, या जो लोग विटामिन सी नहीं ले सकते हैं वो जैसे कि आंवले का सेवन कर सकते हैं प्रतिदिन, उससे जैसे खट्टे फल जो होते हैं ना, जैसे नींबू हो गया, ये सब चीज, हाँ मौसमी हो गया, मौसमी का जूस हो गया, इससे भी, ये ऐसा नहीं कि अब आया है सीजन तो अभी खाएंगे, आप उसको पहले से खाते रहिए, उसको आप खाते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए। तो इन सब वायरसेस से बचा जा सकता है। और अगर कोई भी लक्षण ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, दोनों पैरों की ताकत जा रही है, हाथों की झंझनाहट हो रही है, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट करे बगैर न्यूरो फिजिशियन के पास पहुंच जाइए, क्योंकि वहां वो आपके नसों का टेस्ट करेंगे, जिसको हम एनसी भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद वो बता देंगे कि आपको ये है, क्योंकि इसमें एक एक दिन बहुत मैटर करता है उसमें। बिल्कुल, इसमें लगता है कि पेशेंट अभी बात कर रहा है और नेक्स्ट 24 आवर्स में वो वेंटिलेटर पे है, इतना ये फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा से बहुत सारी जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को मिली है। डॉक्टर साहिबा, आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम मैम को फिर से इनवाइट करें और उन क्वेरीज के भी सॉल्यूशन जान सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।